नमस्कार साथियों, नए वर्ष की आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थी जो भी टीआरई 4 की तैयारी के लिए हमसे जुड़े हैं, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती में सफल हों। और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से भी पूरा सहयोग सपोर्ट रहेगा। आज का जो क्लास है पीआरटी इन्वायरमेंट के लिए क्लास नंबर 3 है, जो कि एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से आधारित है। और आज की जो क्लास है वो आपका क्लास 12th बायोलॉजी की जो बुक है वहाँ से पूरा लिया गया है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था पारितंत्र के कार्य, तो पारितंत्र के कार्य में आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल अनुक्रमण को अध्ययन करेंगे। और साथ में यहाँ से प्रश्न आपको टीआरई 3.0 में पूछे गए थे, आगे जैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ उसी पर आधारित यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास रहेगी। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र के कार्य के बारे में, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने अध्ययन किया था कि ऊर्जा प्रवाह को हमें देखना होता है, पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है जिसको हम भूजैव रासायनिक चक्र के रूप में पढ़ते हैं, साथ में पारिस्थितिकी अनुक्रमण, तीन चीज़ों में हमने डिवाइड किया था। ऊर्जा प्रवाह को हमने खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी पिरामिड के रूप में देखा था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी पिरामिड और पारिस्थितिकी अनुक्रमण को आज हम समझेंगे डिटेल में। और साथ में इसके अलावा आज की जो क्लास है इसके साथ में आप लोगों का जो पारितंत्र का चैप्टर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों का जो पारितंत्र से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे आज की क्लास के साथ में। आगे बढ़ते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट इन्वायरमेंट का हमारे चैनल पे बना दिया गया है। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत पारिस्थितिकी पिरामिड, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंतर्गत आगे बढ़ने से पहले हमें पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादकता के बारे में अध्ययन करना है। और यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादकता के बीच में क्या संबंध होता है उसको हम समझते हैं। और साथ में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की एक उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, और इसको हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो प्राथमिक उत्पादन या प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है? तो प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा या पौधों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा से संबंधित है। तो ये आपको जो है सिंपल में आप समझिए कि जो प्राथमिक उत्पादन या उत्पादकता होती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री पेड़ पौधे बनाते हैं या जिसको हम बायोमास कहते हैं। तो जो जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे निर्मित करते हैं, बनाते हैं, जो पादपों के अंदर स्टोर भी होता है, संचित भी होता है पेड़ पौधों में। जिस तरीके से पेड़ पौधों का निर्माण होता है, तो पेड़ पौधों का निर्माण जैसे एक पेड़ पौधा, ये पेड़ है, तो यहाँ पर जो पेड़ का निर्माण होगा वो किससे होगा? जैव मात्रा से होगा। तो इस और जो जैव मात्रा है ये जीवित पेड़ का भी हो सकता है, मृत पेड़ का भी हो सकता है, दोनों प्रकार के मतलब हो सकते हैं। तो उसमें आपको जो है डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा से होती है। आपको यूनिट नहीं याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर है उत्पादकता, या उत्पादकता को हम दूसरे रूप में कैसे समझ सकते हैं? तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और साथ में जब भी आपसे प्राथमिक उत्पादन पूछेगा तो प्राथमिक उत्पादन जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्टार्टिंग उनका कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पहली उत्पादकता होती है उसको हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। फिर है कि सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? स्थलीय पारितंत्र में। तो स्थलीय पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि स्थलीय पारितंत्र में या भूमि पर जितने भी पारितंत्र हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको भूमध्य सागरीय वर्षा वन भी कह सकते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा जो है स्थल पे बात करें, स्थलीय पारितंत्र में बात करें, तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है, सबसे अधिक उत्पादकता होती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की होती है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, मात्रा है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जिसकी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, वृक्षों के होने से उस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उत्पादकता होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर दिए गए विकल्पों में यहाँ पर देखें तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान जैसे सवाना है, यहाँ पर तो वृक्षों में हमने बात कर लिया। फिर जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं जिनको हम सवाना बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो सवाना जो घास के मैदान है दूसरे नंबर पे आ जाएंगे उत्पादकता के क्रम में। तीसरे नंबर पे एक रेगिस्तान आ जाएगा, रेगिस्तान में भी कुछ ना कुछ वृक्ष होते हैं। चौथे नंबर पर टुंड्रा प्रदेश आएगा। टुंड्रा प्रदेश जो होता है बहुत ही दुर्गम क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो सबसे कम है, रेगिस्तान से भी कम होगी। तो टुंड्रा प्रदेश जो रहेगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम रहेगी। तो एक प्रकार से स्थलीय पारितंत्र में सबसे अधिक उत्पादक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और सबसे कम में जाएगा रेगिस्तान और फिर टुंड्रा जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र की जो उत्पादकता है उसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जिस दर पर पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास बनता है, और बायोमास कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। फिर यहाँ पर बात करें कि सबसे अधिक उत्पादकता जलीय पारितंत्र में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जलीय पारितंत्र में सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होती है वो प्रवाल भित्तियों की होती है, जिसको मूंगा भित्ति भी कहते हैं या इंग्लिश में कोरल रीफ्स कहते हैं। तो प्रवाल भित्तियों को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस भी कहा जाता है, यानी समुद्र के जो वर्षावन इनको कहा जाता है। और इनका जो उत्पादकता होती है बायोमास पैदा करने की प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा होती है और जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक होती है। फिर समझते हैं कि कुल या सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता को इंग्लिश में ग्रॉस लिखते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना है कि जो टोटल जो उत्पादकता होती है उसी को हम सकल प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि जो भी कार्बनिक तत्व बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसका पौधे अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है, तो जो जीपीपी की एक महत्वपूर्ण जो मात्रा होती है, यानी जो टोटल उत्पादकता बन रही है उस टोटल उत्पादकता का, सकल प्राथमिक उत्पादकता का कुछ भाग पादपों में श्वसन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो ये चीज़ आप समझिए कि जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण किया उन्होंने, प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक तत्व बना, जैवमास बना, और उस जैवमास का उपयोग वो अपने लिए भी करते हैं, तो श्वसन के माध्यम से ही उपयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ध्यान रखिएगा जब सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान जो भी इस्तेमाल हो चुका होगा, महत्वपूर्ण मात्रा बायोमास की जो इस्तेमाल हो चुकी होगी, उसको जब हम घटा देंगे तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता मिलती है। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता किसको बोलते हैं, तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से हम रेस्पिरेशन श्वसन को घटा दें तो ये हमारा एनपीपी मिल जाएगा, नेट प्राथमिक उत्पादकता मिल जाएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल को ग्रॉस बोलते हैं जो पूरा कार्बनिक तत्व इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कुछ उसमें से श्वसन में चला जा रहा है इसी प्रक्रिया में, लेकिन जब श्वसन को माइनस कर देंगे तब हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता मिल जाएगी। और जो नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है वो परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। तो जो नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है उसको कौन इस्तेमाल करता है, जैसे पेड़ पौधे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेड़ पौधे के बाद जो उन पर आश्रित है उनके लिए, जैसे शाक भक्षी या अपघटक के रूप में ये इनके लिए उपलब्ध रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है, तो उपभोक्ता स्तर पर उत्पादक के बाद उत्पादक स्तर पर जो उत्पादकता होती है प्रोड्यूसर लेवल पे जो होती है, हरे पेड़ पौधों के लेवल पे जो होती है उसको हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और जो उपभोक्ता स्तर पर होती है, उपभोक्ता स्तर पे जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता होती है उसको हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। तो उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि उपभोक्ताओं द्वारा जो भी कार्बनिक तत्व बनाया जाएगा, नया कार्बनिक तत्व निर्माण किया जाएगा, उसको हम जो है द्वितीयक उत्पादकता के रूप में लेंगे। अब यहाँ पर स्थलीय पारितंत्र में उच्चतम सकल प्राथमिक उत्पादकता किसकी होगी, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की। जलीय पारितंत्र में तो कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियाँ। साथ में स्थलीय पारितंत्र में सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी भी किसका होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब पूछेगा पूरे पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पादकता की बात करेगा तब वहाँ पर कोरल रीफ की जो
उत्पादकता है वो ज़्यादा होगी, कोरल रीफ की उत्पादकता ज़्यादा होगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। ये आपको ध्यान रखना कि पूरे पृथ्वी पर जब बात करेगा, स्थलीय और जलीय दोनों मिला लेंगे, तो कोरल रीफ का जो प्राथमिक उत्पादकता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से ज़्यादा रहेगा, ये आपको समझना है। फिर यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको एक जो है क्वेश्चन है, यहीं पर समझ लेते हैं। मैंग्रोव है, ग्रासलैंड है, फिर लेक्स है जिसको झील बोलते हैं, और फिर ओशियंस हैं। तो उत्पादकता की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होगी वो मैंग्रोव में होती है, क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं। फिर ग्रासलैंड में होगा, घास के मैदान में, फिर झीलों में होगा, और उससे जो है फिर उसके बाद जो है ओशियंस में होगा। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता होगी इन 4 विकल्पों में, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है यूपीएससी में। तो मैंग्रोव की जो उत्पादकता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ग्रासलैंड, क्योंकि मैंग्रोव में जो कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ग्रासलैंड का नंबर आएगा, फिर लेक्स का आएगा, देन ओशियन। अब जो महासागर होते तो बहुत बड़े हैं, और पूरे क्षेत्र के हिसाब से जब देखा जाएगा तो उनकी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से आपको समझना है। बाकी उसी महासागर में जो तटीय क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ होती, कोरल रीफ होती है, उनकी जो प्राथमिक उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा होती है या सर्वाधिक होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड में, इकोलॉजिकल पिरामिड को समझते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। 3 प्रकार से संबंधों को दर्शाता है, जिनको हम अभी अध्ययन करेंगे। प्रत्येक पिरामिड के आधार का जो प्रतिनिधित्व होता है, आधार का मतलब होता है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन होता है? तो वो उत्पादक होता है या पहला पोषण स्तर होता है। और शिखर पे कौन होता है? तो शिखर पे हमेशा कौन होता है? वो तृतीयक पोषण स्तर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर कौन होता है? तृतीयक पोषण स्तर या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। और सबसे नीचे कौन होता है? तो वो उत्पादक होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। दूसरा है संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। तीसरा है बायोमास, जिसको हम जैव भार कहते हैं, तो जैव भार का पिरामिड। एक एक करके तीनों पिरामिड को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। तो ऊर्जा पिरामिड को समझने से पहले हमने आपको जो है पहली क्लास में एक टॉपिक बताया था कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारितंत्र में कैसा होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में आपने पढ़ा था, आपको याद भी होगा कैसा होता है? एक दिशिक होता है, एक दिशिक होता है। और अगर हम आपसे पूछें कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होता है, तो आप क्या कहेंगे? उत्पादक से किसकी तरफ होता है? तृतीयक उपभोक्ता की तरफ। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता की तरफ होता है। इस तरीके से एक दिशिक होता है, यानी उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ। तृतीयक से उत्पादक की तरफ ऊर्जा नहीं ट्रांसफर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10% का जो रूल है लिंडवान ने दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था अध्ययन करके कि जो उत्पादकता होती है ऊर्जा के रूप में अगर हम बात करें, तो ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। हर पोषी स्तर पे जो 90% ऊर्जा रहती है वो लॉस हो जाती है, और केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ पाती है। तो इस तरीके से तो हमने ये अध्ययन किया था कि ऊर्जा हमेशा जो है उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ जाती है, और हर स्टेज पे 90% जो ऊर्जा रहती है वो लॉस हो जाती है, केवल 10% ही अगले स्टेज में ट्रांसफ़र होता है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का पिरामिड, हम सबसे आसान है समझने के लिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में या सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता है। और सीधा होने का क्या मतलब है? इस तरीके से पिरामिड आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने पिरामिड देखे होंगे पिक्चर वगैरह में या वैसे भी। तो पिरामिड का शेप इस तरीके से होता है। तो इस तरीके का जो पिरामिड होते हैं इसको हम सीधा पिरामिड बोलते हैं, सीधा पिरामिड बोलते हैं। इस तरीके के पिरामिड को हम सीधा पिरामिड बोलते हैं। इसी को उल्टा कर दीजिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड। ये आपको समझ में आया होगा। तो जब आपसे बोला जा रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो सीधा होने का मतलब है कि इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, और हमने कारण आपको बता दिया है कि ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र स्तर पर पहुँचेगी तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है, 10% ही आगे ट्रांसफर हो पाती है। और ऊर्जा पिरामिड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होगी? तो उत्पादक के पास में होगी। सबसे कम ऊर्जा किसके पास में होगी? तो तृतीयक उपभोक्ता के पास में होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से बताया गया, समझाया गया है। अब यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा हमने कुछ संख्या लिखा है, इसको संख्या को आपको नहीं रट के जाना है। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, मान लेते हैं कि जो है यहाँ पर 10 लाख जूल जो है 10 लाख जूल सूर्य का प्रकाश आ रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है कि केवल 1% ही सूर्य की ऊर्जा का
इस्तेमाल करते हैं उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, तो 1% कितना हो जाएगा 10 लाख का, तो वो हो जाएगा 10,000 जूल। तो ये हमने मान लिया है कि 10,000 जूल उत्पादक ने लिया सूर्य की ऊर्जा से 1% लिया टोटल का। और आपको संख्या नहीं रटनी है, इसको बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10 लाख जूल जो है सूर्य की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में आई, और जिसका 1% भाग ही केवल उत्पादक ग्रहण करेगा। तो 1% भाग उत्पादक ने ग्रहण किया, 10,000 जूल उत्पादक को मिला। फिर अगले स्टेज पे 10% ही पहुंचेगा, तो 10,000 का 10% 1,000 जूल। फिर द्वितीयक उपभोक्ता तक 10% पहुंचेगा पिछले का, तो 100 जूल। और फिर अंतिम जो उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, उसके पास पहुंचा 10 जूल। तो अब आप देखिए कि उत्पादक का जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस स्तर पर होती है, उत्पादक स्तर पर। सबसे कम ऊर्जा स्तर किस पे होती है, तो तृतीयक उपभोक्ता के स्तर पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऊर्जा का एक दिशिक प्रवाह आपने यहाँ पर देखा, किधर से किधर की तरफ, उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ, लिंडमान के नियम के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। तो आपको क्या याद करना था यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड में, कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा। सीधा मतलब इस तरीके से इसका डायरेक्शन होगा, तो हमेशा खड़ी अवस्था में या सीधा होगा, कभी उल्टा नहीं हो सकता ऊर्जा पिरामिड। रीज़न हमने आपको बता दिया, समझा दिया। ये सबसे आसान था इसलिए हमने इसको सबसे पहले समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स समझते हैं। संख्या का पिरामिड में क्या होता है, ऊर्जा के पिरामिड में हमने ऊर्जा को देखा था। अब संख्या के पिरामिड में हम संख्या देखेंगे कि जो भी जीव जंतु पोषी स्तर का निर्माण कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, और संख्या के आधार पर हम पिरामिड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि संख्या का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र में और जलीय पारितंत्र में। तो जो घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहाँ पर संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। और साथ में जो जलीय पारितंत्र है, यानी जो जल है, महासागर है, तालाब है, वहाँ पर क्या होगा, हमेशा दोनों केस में ध्यान रखिएगा, दोनों केस में कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। जलीय पारितंत्र का संख्या पिरामिड का यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है। तो जलीय पारितंत्र की अगर हम बात करें तो तालाब पारितंत्र है, तो तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, फिर छोटी मछलियों की संख्या उससे कम होगी, बड़ी मछलियों की संख्या उससे कम होगी, और एक बगुला जो इन सब पे आश्रित है वो 1-2 के बराबर रहेंगे। तो कुल मिला के बगुला की संख्या सबसे कम रहेगी, तृतीय उपभोक्ता सबसे कम रहेगा, और जो उत्पादक है, पादप प्लवक है, फाइटोप्लैंक्टन है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जलीय पारितंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बन रहा है, हमेशा सीधा बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है संख्या का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड घास स्थलीय पारितंत्र में हमेशा सीधा रहेगा। घास पर स्थलीय पारितंत्र का मतलब है कि घास को कौन खा रहा है, खरगोश खा सकता है, हिरन खा सकता है। तो घास को हिरन खाया, हिरन को शेर दिया, बाघ खाया। तो सबसे ज़्यादा घास अवेलेबल होगा, उसके बाद हिरन होंगे, और उससे कम कौन अवेलेबल होगा, शेर होगा। तो संख्या के हिसाब से जब हम देखेंगे तो घास की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, हिरन की संख्या उससे कम होगी, शेर या बाघ की संख्या उससे कम होगी। तो इस प्रकार से संख्या का पिरामिड घास स्थलीय पारितंत्र में हमेशा सीधा होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है उसको देख लीजिए। एक्सेप्शन क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं उसके बाद। तो घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि जो प्राथमिक उत्पादक होता है, यानी घास वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, तो इनकी संख्या मान लीजिए इतना है, लगभग 6 लाख जो है 60 लाख के आसपास। और यहाँ पर फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पर आश्रित है, इनकी संख्या 7 लाख के आसपास है। तो ये लगभग 60 लाख और ये लगभग 7 लाख। फिर उसके बाद आपको संख्या नहीं रटना कोई भी, आपको बस आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से द्वितीय उपभोक्ता की संख्या यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया गया है कि जो है 35,400 है। और तृतीय उपभोक्ता मान लीजिए शेर वगैरह है, क्योंकि घास के मैदान के पारितंत्र में सबसे ऊपर शेर या बाघ होता है, तो 3 ये इनकी संख्या। तो कह रहे हैं कि जब भी हम घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि 60 लाख अगर घास हैं या पेड़ पौधे हैं जो भी है, तो उन पर आश्रित जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनकी संख्या 7 लाख के आसपास है। फिर द्वितीय उपभोक्ता की संख्या 35,400 है, और उनके मुकाबले जो तृतीय उपभोक्ता उनकी संख्या 3 हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादक पे है और सबसे कम किस पे, तृतीय उपभोक्ता। तो ये कैसा बना रहा है, सीधा पिरामिड बना रहा है। कैसा पिरामिड है, सीधा पिरामिड बना रहा है। इस तरीके से भी बना सकते हैं और इससे भी समझ सकते हैं। तो घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
संख्या का पिरामिड स्थलीय पाईतंत्र में हमेशा सीधा होता है सिवाय, ये आपको फैक्ट याद करके जाना है जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो संख्या का पिरामिड स्थलीय पाईतंत्र में हमेशा सीधा होगा, लेकिन एक केस में सीधा नहीं होता है। कब नहीं होता है? स्थलीय वृक्ष पारीतंत्र में, ट्री इकोसिस्टम में। यहाँ पर रट लीजिए कि ट्री इकोसिस्टम में स्थलीय वृक्ष पारीतंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। बाकी इसके अलावा किसी भी केस में जो संख्या का पिरामिड होगा कैसा रहेगा? वो सीधा बनेगा, लेकिन स्थलीय वृक्ष पारीतंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाएगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। तो स्थलीय वृक्ष पारीतंत्र में, ट्री इकोसिस्टम में जो संख्या का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड माने उल्टा, या स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं, स्पिंडल शेप भी बोलते हैं। तो ये जो शेप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो सबसे देखिए, एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, इसको समझ लीजिए ट्री इकोसिस्टम होता है क्या? वृक्ष पारीतंत्र क्या होता है कि एक मान लीजिए बड़ा सा बरगद का पेड़ है, ठीक है, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उस एक बड़े से बरगद पेड़ पर कम से कम मान लीजिए कि आप जो है 100-200 मान लीजिए कि पक्षी है जो उस पर आश्रित है उस बरगद के पेड़ पर। फिर उसके बाद देखिएगा तो इन पक्षियों को जो है कौन खा सकता है? तो जो बाज है, चील है, वो इन पक्षियों को आके खा सकता है। बाज की नज़र आप जानते हैं कितनी तेज होती है, तो बाज इनको खा सकता है। तो आप यहाँ पे आपने देखा कि जो उत्पादक है, उत्पादक कौन है? वृक्ष ही तो उत्पादक है। तो उत्पादक जो वृक्ष है उसकी संख्या एक है, लेकिन शाकाहारी पक्षियों की संख्या इससे ज़्यादा है, और मांसाहारी जो है उनकी संख्या जो है, अगर हम बात करें तो मांसाहारी की जो संख्या है फिर वो शाकाहारी से कम हो जाता है। तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। उल्टा पारीतंत्र, उल्टा पिरामिड भी इसको बोल सकते हैं, उल्टा पिरामिड भी बोल सकते हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। ये वृक्ष इकोसिस्टम है, और वृक्ष का जो पारीतंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा पारीतंत्र, उल्टा पिरामिड बोलते हैं, या फिर स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल शेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत्पादक की संख्या तो कम है, शाकाहारी की ज़्यादा है, लेकिन फिर मांसाहारी की घट जाती है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कम कर दिया गया है। यहाँ तक तो ज़्यादा था लेकिन यहाँ पर कम कर दिया गया। इस तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, पूरी तरीके से उल्टा, ये पूरी तरीके से उल्टा है। तो एक पेड़ हो गया, पेड़ पे शाकाहारी पक्षी हो गए, उन पक्षियों पर आश्रित पैरासाइट जो परजीवी हैं, और फिर उन पे भी आश्रित जो हाइपर पैरासाइट है, परजीवी का परजीवी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से तो आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है यहाँ पर? संख्या का पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड में आपको ध्यान रखना है कि सभी केस में सीधा होता है सिवाय वृक्ष पारीतंत्र में। तो वृक्ष पारीतंत्र में उल्टा बनेगा, बाकी हर एक केस में जो संख्या का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। तो संख्या का पिरामिड सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, ये कहने का मतलब है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बायोमास या जैव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास को समझते हैं। तो बायोमास होता क्या है? तो जो भी शुष्क भार होता है, ड्राई वेट होता है जैव मात्रा का, उसी को हम बोलते हैं जैव भार, और इसके आधार पर हम चेक करते हैं। तो जैव भार का पिरामिड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जैव भार का पिरामिड होता है, जैव मात्रा का, जो स्थलीय पाईतंत्र में हमेशा सीधा होगा। स्थलीय पाईतंत्र में हमेशा सीधा होगा क्योंकि उत्पादक का जो शुष्क भार होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है कि वन का जो पाइस्की तंत्र होता है, वन में जो पाइस्की तंत्र होता है, जैसे उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1,00,000 किलोग्राम उत्पादक है, तो फिर उसके बाद जो है शाकाहारी हिरन, खरगोश वगैरह, इनकी मान लीजिए कि जो है इसका 10% है, तो 10,000 किलो के आसपास। फिर प्राथमिक मांस भक्षी हैं जिनका 100 किलोग्राम के आसपास है। फिर उनके ऊपर जो शीर्ष उत्पादक हैं, शीर्ष उपभोक्ता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? शेर वगैरह हो गए। तो शीर्ष उपभोक्ता जो हो गए उनका एक औसतन मान लेते हैं कि इनके मुकाबले इनका 100 kg है। तो कभी भी वन के पाइस्की तंत्र में ध्यान रखिएगा, जो जैव भार का पिरामिड होगा, शुष्क भार का पिरामिड होगा। इतना आप समझ लीजिए कि कौन कितना भारी है। तो उत्पादक का जो वजन है सबसे ज़्यादा होगा, फिर शाकाहारी हिरन खरगोश का, फिर प्राथमिक मांस भक्षी का, और सबसे कम जो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो शेर बाघ जो हैं, इनकी जो संख्या है, जो शीर्ष उपभोक्ता के रूप में स्थापित है, उनकी संख्या इनके मुकाबले कम होगी। क्लियर है? तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जैव भार का पिरामिड स्थलीय पाईतंत्र में क्या होगा? हमेशा सीधा होगा। लेकिन जैव भार या जैव मात्रा का जो पिरामिड है जलीय पाईतंत्र में हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। तो आपने देखा कि ऊर्जा के केस में, ऊर्जा की पिरामिड के केस में हमेशा सीधा बन रहा है। फिर जैव जो है, फिर मात्रा संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या के पिरामिड में एक बार मतलब कई जगह सीधा बन रहा है, लेकिन एक जगह उल्टा बन रहा है। और बायोमास जैव भार के पिरामिड में भी हमने देखा कि स्थलीय पाईतंत्र में तो सीधा बनेगा, लेकिन जैव भार का जो पिरामिड है वो जलीय पाईतंत्र में हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? तो आप समझ लीजिए कि जो पादप प्लवक होते हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनका जो शुष्क भार होता है, यानी जब वो सूखते हैं तो उनका सूखने पे जो भार होता है बहुत कम होता है उच्च पोषी स्तर के मुकाबले। तो
तो यहाँ पर कुछ वेट के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे कम होता है उत्पादक का, फिर शाकाहारी मछलियों का, और सबसे ज़्यादा जो वजन होगा मांसाहारी मछलियों का। आप सिंपल में समझ लीजिए कि एक व्हेल या शार्क मछली जो है उसका वजन कितना ज़्यादा होगा, आप समझ सकते हैं कि उनका जो वजन होगा कितना ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से जो जलीय पाइतंत्र होता है उसमें जब भी हम जैव मास का पिरामिड बनाते हैं तो हमेशा क्या ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ वजन के हिसाब से देख रहे हैं। और जो मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, मांसाहारी मछलियाँ, उनकी वजन जो है, उनका जो जैव मात्रा है, जैव मास है, वो बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक है। और वहीं उत्पादक की बात करें फाइटोप्लैंक्टन्स की, तो उनका जो वजन है वो बहुत कम रहता है। लेकिन वहीं हम बात करें स्थलीय पाइतंत्र में, तो स्थलीय पाइतंत्र में उत्पादक जो घास हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा। अब आप लोग तो समझते ही हैं कि जो समुद्र होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे तो पाए नहीं जाते हैं, तो इस वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका कितना ही वजन हो जाएगा। लेकिन जो स्थलीय पाइतंत्र है उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं, घास पेड़ पौधे सब होते हैं, तो उनका वजन ज़्यादा होता है इनके मुकाबले। तो यहाँ पर हमेशा सीधा बनेगा और यहाँ पे कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब आते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता क्या है? तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। तो एक कोई क्षेत्र रहता है जिसमें उस क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन होने के बाद मान लीजिए कि कोई वीरान सा क्षेत्र है, उस पर परिवर्तन हुए, परिवर्तन होने के बाद वहाँ पे पेड़ पौधे डेवलप हो गए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसी को हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। आइए अध्ययन करते हैं इसको एक एक करके। साथ में जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, तो इसमें हमें 3 प्रकार के समुदाय के बारे में पढ़ना है। पहला है पायनियर कम्युनिटी, जिसको हम अग्रणी समुदाय बोलते हैं। तो पायनियर कम्युनिटी या अग्रणी समुदाय ये सबसे पहले डेवलप होते हैं। मान लीजिए कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर ये सबसे पहले डेवलप होंगे। फिर उसके बाद आते हैं क्रमक समुदाय। क्रमक समुदाय जिसको सेरल कम्युनिटी बोलते हैं या शेर बोलते हैं, ये डेवलप होंगे। फिर इनके डेवलप होने के बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी होंगे या चरम समुदाय होंगे। और कुल मिलाकर जो पायनियर कम्युनिटी होते हैं, अग्रणी समुदाय होते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण को शुरू करेंगे। क्रमक समुदाय इनको जो है क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, इनको हटा देंगे, खुद आ जाएंगे। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी इनको हटा के खुद आ जाएगी और एक कह सकते पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। उदाहरण से आप बेटर समझ सकते हैं। पायनियर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इसके जो उदाहरण है मॉस है, मॉस जिसको काई बोलते हैं, लाइकन, शैवाल, फंगस, कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु। तो मॉस, लाइकन, फंगस, बैक्टीरिया ये सब उदाहरण हैं अग्रणी समुदाय के, पायनियर कम्युनिटी के। और साथ में टुंड्रा जो क्षेत्र है, जैसे आर्कटिक टुंड्रा का जो क्षेत्र है जहाँ बहुत ठंड है, तो वहाँ पे जो रोडेंड्रेन होते हैं ये वहाँ पर अग्रणी समुदाय की भूमिका निभाते हैं। सेरल कम्युनिटी में क्या होता है, तो जब एक बार जो ये मॉस, लाइकन, फंगस, बैक्टीरिया जो पायनियर कम्युनिटी है, अग्रणी समुदाय है, एक बार जब ये फिगर के माध्यम से देख लीजिए यहाँ पर, तो एक बार जब आ जाते हैं तो इनका काम क्या होता है कि जो बड़े बड़े चट्टान हैं, छोटे छोटे चट्टान जो भी हैं, इनको क्या करेंगे, इस पे ये डेवलप होंगे। जो पायनियर स्पीसीज होते हैं मॉस, लाइकन, इनको जो है चट्टानों पर ये आराम से उग सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि बारिश वारिश के मौसम में आपने देखा भी होगा कि जो छत होते हैं, छत पर आप देखेंगे तो काई वगैरह जम जाता है। तो कैसे जम जाता है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है मिट्टी की, तो बगैर मिट्टी के वो कहीं भी आ सकते हैं, पत्थर पे, चट्टान पे, कहीं पे भी। तो यहाँ पर जो अग्रणी समुदाय हैं जैसे मॉस, लाइकन, वो पहले आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है सेरल कम्युनिटीज़ आएंगे। सेरल कम्युनिटीज़ में जैसे घास वगैरह आ जाएंगे, घास आ जाएंगे, झाड़ियाँ आ जाएंगे, जड़ी बूटी वाले जो है पौधे आ जाएंगे छोटे छोटे, तो ये सब आ जाएंगे। साथ में शेड इंटॉलरेंट स्पीसीज़ भी होते हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। शेड इंटॉलरेंट का मतलब होता है कि अगर इनको सूर्य की ऊर्जा मिली, सूर्य का प्रकाश मिला तो ये डेवलप होंगे, नहीं तो उनको दिक्कत हो सकती है इस तरीके से। फिर उसके बाद पायनियर कम्युनिटी जिसको हम चरम समुदाय बोलते हैं, तो पायनियर कम्युनिटी डेवलप होंगे, बड़े बड़े पेड़ जो कि बहुत ही मजबूत होंगे, बहुत ही स्टेबल होंगे, और ये अंतिम चरण रहेगा, फिर इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, पायनियर स्पीसीज से स्टार्ट हुआ एक वीरान से क्षेत्र पे, मरुस्थल समझ लीजिए कि जहाँ पे चट्टानें वगैरह थी कुछ, मतलब उस टाइप का, और वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर मृदा बनी। मृदा बनने के बाद फिर जो है घास वगैरह आए, झाड़ियाँ वगैरह आई, और फिर अंत में बड़े बड़े पेड़ जनरेट हो गए। और ये जो बड़ा पेड़ है, ये जो जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, ये जो है पूरी तरीके से स्थिर रहेंगे, और जब एक बार स्थिर हो जाएंगे तब इनको चरम समुदाय के नाम से जाना जाता है। चरम समुदाय क्योंकि ये अंतिम है, अब इनको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है बहुत समय लगता है इसमें। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख लिए, क्रमक समुदाय का उदाहरण यहाँ पर आपने देख लिए। और जो चरम समुदाय होते हैं, जैसे जो हार्ड वुड ट्री होते हैं, जो बहुत ही मजबूत लकड़ी के वृक्ष होते हैं, बृहद जटिल होते हैं, शैडो टॉलरेंट
सहिष्णु वृक्ष होते हैं कि अगर इनको जो है सूर्य का प्रकाश मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ये आराम से टिके रहते हैं मजबूती से। फिर यहाँ पर आते हैं अग्रणी समुदाय के बारे में समझते हैं, पायनियर कम्युनिटी। तो कोई भी बंजर क्षेत्र है तो बंजर क्षेत्र में उभरने वाला जो पहला जैविक समुदाय होता है उसी को हम अग्रणी समुदाय, पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। ये चट्टानों पर, नग्न पत्थर वगैरह पे ये उगते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि मॉस लाइकन होते हैं, इनको मिट्टी की, मृदा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। पत्थर चट्टान कहीं पे भी, दीवार पे भी, कहीं पे भी उग जाएंगे। अग्रणी समुदाय किसी विशेष क्षेत्र में पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया को शुरू करने वाले समुदाय को क्या बोलते हैं? तो पायनियर कम्युनिटी या अग्रणी समुदाय। मॉस लाइकन, फंगस, बैक्टीरिया ये उदाहरण है। फिर क्रमक समुदाय है, सेरल कम्युनिटी है। तो समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे हम क्रमक कहते हैं। विशेष परिवर्तनशील समुदाय को क्रमकी चरण या क्रमकी समुदाय कहते हैं। तो कुल मिला के इतना है कि ऐसे समुदाय, अग्रणी समुदाय को जो रिप्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो अग्रणी समुदाय घास, जड़ी बूटी वाले पौधे, झाड़ियों के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो घास, जड़ी बूटी और पेड़ पौधे जो अग्रणी समुदाय को विस्थापित करते हैं, हटा देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्रमकी समुदाय, सेरल कम्युनिटी। तो सेरल कम्युनिटी या क्रमकी समुदाय का उदाहरण क्या क्या हो गया? घास, जड़ी बूटी वाले पौधे, झाड़ियाँ वगैरह क्रमकी समुदाय के उदाहरण हो गए, जिनका काम क्या है कि अग्रणी समुदाय को हटा देना और अपना स्थापित हो जाना। फिर चरम समुदाय है जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण का क्रमबद्ध परिवर्तन अंततः एक समुदाय को गठित करता है, स्थापित करता है, जो कि पर्यावरण के संतुलन के नज़दीक होता है। यानी पर्यावरण से वो जुड़ जाता है, संतुलित हो जाता है, फिर वहाँ से परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर होता है, प्रौढ़ होता है, जटिल बहुकोशिकीय, दीर्घ समय आयु के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए जो भी वृक्ष वगैरह बनते हैं कई सौ सालों के लिए होते हैं, और इन्हें हम चरम समुदाय कहते हैं, जो अनुक्रमण के अंतिम चरण को दर्शाते हैं। तो जो चरम समुदाय होता है वो अनुक्रमण का अंतिम चरण दर्शाता है। पहला चरण कौन दर्शाता है? अग्रणी समुदाय। और मध्य चरण कौन दर्शाता है? क्रमक समुदाय। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार क्या क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, पहला है प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। तो यहाँ पर हमने जो आपको समझाया है ये प्राथमिक अनुक्रमण ही हमने समझाया है आपको। प्राथमिक अनुक्रमण जो एक नग्न चट्टान से स्टार्ट होगा, बंजर भूमि से स्टार्ट होगा, और यहाँ से बनने में लगभग जो है यहाँ से पूरा एक पेड़ पौधे जनरेट होने में, वन वगैरह कुल मिला के वन समझिए, जंगल स्थापित होने में, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बंजर था, फिर यहाँ पे घास का मैदान हुआ, धीरे धीरे झाड़ियाँ वगैरह आई, फिर यहाँ पे एक पूरा जंगल स्थापित हुआ। तो ये स्थापित होने में जो है कई सौ साल से लेकर 1000 साल तक लग सकते हैं। 200, 300, 400, 500 साल से लेकर 1000 साल तक लग जाते हैं। तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक अनुक्रमण बोलते हैं, जो बंजर भूमि से या नग्न पत्थर, नग्न चट्टानों से स्टार्ट होती है। तो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है इसमें नए जीवीय समुदाय की स्थापना सामान्यतः धीमी होती है। प्राथमिक अनुक्रमण धीमी गति से होता है। हमने बताया कि 100 से 200, 300, 400 साल से 1000 साल तक भी लग सकता है। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रम क्या है? तो प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ पर शुरू होते हैं या कहाँ पर बन सकते हैं? तो जो लावा होता है जब बाहर आता है, जो नया नया लावा रहता है, ठंडा हुआ, तो ठंडा हुआ लावा वहाँ पर स्थापित हो सकता है, प्राथमिक अनुक्रमण शुरू हो सकता है। नग्न पत्थर या नग्न चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रमण हो सकता है। नव विकसित तालाब पे, जो नया नया तालाब बना है वहाँ पर प्राथमिक अनुक्रमण हो सकता है, या जलाशय में प्राथमिक अनुक्रमण हो सकता है। और नग्न चट्टान से प्राकृतिक रूप में उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में 100 से 1000 वर्ष तक लग सकते हैं। 100 का मतलब सैकड़ों वर्ष से लेकर 1000 वर्ष तक लग सकते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण के चरण क्या होते हैं ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि नग्न चट्टान तो आपको मालूम ही है कि नग्न चट्टान तो रहते ही रहते हैं। सबसे पहला जो काम रहता है माइग्रेशन का, कि प्रवास करके माइग्रेट करके वहाँ पर, एक हिसाब से प्रवास ही कहेंगे, माइग्रेशन ही कहेंगे, कि जो भी जो है मॉस लाइकन यहाँ पर आ रहे हैं, मॉस लाइकन यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आ ही रहे होंगे। तो मॉस लाइकन जो है यहाँ पर माइग्रेट करके आ गए, फिर इनके बाद इनका जो जर्मिनेशन वगैरह कह लीजिए, और फिर इसके बाद एसेसिस होता है, तो जिसको आस्थापन बोलते हैं या गठन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्थापित होंगे जो मॉस लाइकन यहाँ पर स्थापित होंगे। स्थापित होने के बाद फिर जो घास वगैरह है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें कुछ संशोधन की प्रक्रिया वगैरह होगी, मॉडिफिकेशन वगैरह होगा, और अंत में स्टेबलाइजेशन होगा। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि अंत में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो स्थापित हो जाएगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो स्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर इस बार यूपीपीसीएस प्री में सवाल पूछा गया था, माइग्रेशन, एसेसिस और जो है रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन, इसी को आपस में जो है
अरेंज करना था तो सबसे पहले माइग्रेशन होगा, देन एसेसिस होगा, देन रिएक्शन होगा, देन स्टेबलाइजेशन होगा। तो MERS करके आप याद रख सकते हैं अगर मे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले। फिर यहाँ पर बात करें द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, तो द्वितीयक अनुक्रमण जिसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो सपोज करिए कि एक जंगल था, जिस जंगल को पूरा काट दिया गया, पूरा जंगल को काट दिया गया, वन उन्मूलन कर दिया गया। तो उस केस में क्या होगा, एक बार जंगल को काट के छोड़ दीजिए मान लीजिए, तो क्या होगा फिर वो जंगल पे दोबारा से पेड़ पौधे कुछ समय बाद आ जाएंगे। तो ऐसे अनुक्रमण जहाँ पर प्राकृतिक जीवीय समुदाय निरस्त हो गए हैं, जैसे कि पूरी तरीके से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, मान लीजिए जहाँ पे हम खेती कर सकते थे लेकिन दूसरे शहर चले आए, गांव में छोड़ दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम मान लीजिए 20 साल तक नहीं गए वहाँ पर, तो 20-30 साल बाद देखेंगे कि वहाँ पे पेड़ पौधे जनरेट हो गए हैं। तो इस तरीके से जले हुए हैं, कटे वन या बाढ़ से प्रभावित जमीन, तो यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रमण हो सकता है। और द्वितीयक अनुक्रमण के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहले से वहाँ पर कुछ ना कुछ इकोसिस्टम रहा होगा और उसको छोड़ दिया गया उसी तरीके से, या फिर हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जैसे जंगल काट दिए गए, तो जंगल काटने के बाद जो दोबारा से वहाँ पर जो अनुक्रमण होगा उसको हम द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। तो कृषि योग्य भूमि छोड़ दी गई, वहाँ पर जो भी घास पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह बने तो वो द्वितीयक अनुक्रमण को दर्शाएंगे। फिर कटे वन वगैरह काट दिए हमने, तो वहाँ से फिर बाढ़ से प्रभावित जमीन, वहाँ पर जो अनुक्रमण स्टार्ट होगा वो द्वितीयक अनुक्रमण में आएगा। द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें तो कुछ मिट्टी अवसाद यहाँ पर इनको मिल जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। जैसे कि जंगल काट दिया गया तो वहाँ पर मिट्टी तो ऑलरेडी है ना, मृदा है ही, तो वो क्या करेंगे, उनको स्थापित होने में द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेजी से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक अनुक्रमण हमेशा प्राथमिक अनुक्रमण से तेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ था, मिट्टी वगैरह तो सबसे पहले थी, उस पर पेड़ पौधे थे जो भी थे उसको हटा दिया गया, तो फिर से जब बनना स्टार्ट होगा तब यहाँ पर जो है प्राथमिक अनुक्रमण तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से सब कुछ है और यहाँ पर सिर्फ घास वगैरह उगना है, पेड़ पौधे उगने हैं। तो इस तरीके से द्वितीयक अनुक्रमण तेज होगा। फिर बात करते हैं पादपों में अनुक्रमण, ये भी आपका NCERT में दिया है, देख लेते हैं। तो पादपों में जो अनुक्रमण होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है हाइड्रार्क सक्सेशन जलारंभी अनुक्रमण, दूसरा होता है जेरार्क सक्सेशन शुष्कतारंभी अनुक्रमण। तो जो हाइड्रार्क सक्सेशन होता है जलारंभी अनुक्रमण होता है जलमग्न क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर जल से भरा हुआ है, तो इसीलिए जलारंभी नाम है। और शुष्कतारंभी अनुक्रमण होगा शुष्क क्षेत्रों में होता है। फिर अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिक से समोदिक परिस्थिति की ओर अग्रसित होती है। तो यहाँ पर जो अनुक्रमण होगा जलारंभी अनुक्रमण में हाइड्रिक का मतलब कि जलमग्न जो क्षेत्र है, जलमग्न से समोदिक परिस्थिति की ओर। समोदिक परिस्थिति का मतलब होता है जो ना तो शुष्क हो और ना ही बहुत ज़्यादा जलमग्न हो, जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम समोदिक परिस्थिति बोलते हैं। तो समोदिक परिस्थिति जहाँ पर पेड़ पौधे आराम से डेवलप हो सकते हैं, थोड़ा मतलब जल वगैरह की जो मात्रा जो उनकी ज़रूरत हो वो मिल जाए, तो उतने भर से जो एक स्थिति जनरेट होती है उसको हम समोदिक परिस्थिति बोलते हैं। तो हाइड्रिक का मतलब हो गया जल, तो जल वाले क्षेत्र से समोदिक परिस्थिति की ओर अनुक्रमण होगा। जेरार्क की बात करें तो शुष्कतारंभी अनुक्रमण में शुष्क क्षेत्रों में होगा। अनुक्रमण श्रेणी शुष्कता से यानी सूखे हुए क्षेत्र से समोदिक परिस्थिति की ओर अग्रसित होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो शुष्क क्षेत्र रहेगा, शुष्क क्षेत्र से कहाँ डेवलप हो जाएगा, ऐसे पेड़ पौधे का क्षेत्र जहाँ पर जल वगैरह भी उपस्थित है थोड़ा मात्रा में, जिससे काम चल जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे आपने देखा कि जो दोनों अनुक्रमण हैं जलारंभी अनुक्रमण और शुष्कतारंभी अनुक्रमण, ये दोनों प्रकार के जो अनुक्रमण है मध्यम जल परिस्थिति की ओर अग्रसित हो रहे हैं, यानी जिसको हम समोदिक जल परिस्थिति बोलते हैं। तो समोदिक जल का मतलब है कि जहाँ पे काम भर का जो जल है जितने में काम चल जाए उस पारितंत्र के लिए उतना अवेलेबल है, उपस्थित है। तो दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिति की ओर अग्रसित होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्र में होगा, शुष्कतारंभी शुष्क क्षेत्रों में होगा। और ये दोनों पादपों का केस है, पौधों का केस है। फिर पादपों में अनुक्रमण के जो चरण होते हैं, तो सबसे पहले जो आएंगे प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, यानी जो सबसे पहले आते हैं जिनको हमने अग्रणी समुदाय पढ़ा था। तो यहाँ पे मूल अन्वेषक शब्द यूज किया गया है पादपों के लिए। तो मूल अन्वेषक या पाइनियर स्पीसीज, अग्रणी समुदाय भी इनको कह सकते हैं, जैसे लाइकेन चट्टान। तो ये प्राथमिक अनुक्रमण करते रहते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। तो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं। तो चट्टानों को कैसे लाइकेन पिघलाते हैं, तो लाइकेन जो है चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं और अपर्दन एवं मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। और कई सौ साल बाद जो है चट्टानें टूटती हैं, टूटने के बाद वो मृदा का रूप लेती हैं और अपर्दन और मृदा निर्माण में इस तरीके से सहायक होते हैं लाइकेन। फिर है बाद में जो
लाइकेंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो पौधे हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट के मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जो जब मिट्टी एक बार बनने लगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा। ब्रायोफाइट के बारे में हमने आपसे सवाल भी पूछा था, जिसका आंसर है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो, इनको हम बोलते हैं प्लांट किंगडम, पादप जगत के, इनको हम उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। जो मृदा की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं, मृदा की कम मात्रा में भी ये टिक सकते हैं, उग सकते हैं। तो सबसे पहले लाइकेन आया, लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट आ जाएंगे, और फिर ब्रायोफाइट के बाद जो है कुछ बड़े पौधे आ जाएंगे जो ब्रायोफाइट का जगह ले लेंगे। ब्रायोफाइट झाड़ी के समान समझिए आप, ब्रायोफाइट को झाड़ी के समान समझिए, बाकी पिक्चर देख लीजिएगा गूगल पे। तो बड़े पौधे आ जाएंगे जो ब्रायोफाइट का जगह ले लेंगे। अंततः कई चरणों बाद एक स्थिर चरम अवस्था वन समुदाय का निर्माण होगा। फिर जब बड़े बड़े पौधे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर वन समुदाय निर्मित हो जाएगा। समय के साथ में मरुस्थलीय आवास समोद्भिदीय में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समय के साथ में क्या होगा कि मान लीजिए मरुस्थलीय आवास था, जहाँ पे मरुस्थल था, और शुष्कतारंभी प्रकार का आवास था, तो वो जो है समोद्भिदीय में परिवर्तित हो जाएगा। समोद्भिदीय वही जहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मात्रा में जल भी उपलब्ध है, जिससे काम चल जाए। अब यहाँ पर कुछ फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर सबसे जो पहला केस है कि पादप प्लवक की बात की गई है। फिर उसके बाद जो है पादप चरण है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं धीरे धीरे आएंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर निमग्न मुक्त खाली पादप चरण है, कुछ ऊपर में आएंगे। फिर उसके बाद नरकुल अनूप चरण है, इसमें आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बाकी एक बार इसको देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अंत में हमें एक जो है पूरा जंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर था क्या, पहले देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ये एक जो एग्जाम्पल दिया गया है ये जलारंभी का दिया गया कि जल था और जलारंभी में कैसे कैसे अनुक्रमण हुआ है। तो अंत में आप देखेंगे तो पेड़ पौधे, फिर झाड़ियाँ आई, झाड़ियों के बाद थोड़ा बड़े बड़े पौधे आए, फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े पेड़ आ गए, तो यहाँ पर जंगल बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर जल में प्राथमिक अनुक्रमण, जल में प्राथमिक अनुक्रमण कैसे होता है तो इसको आप समझ लीजिए। मूल अन्वेषक आएंगे सबसे पहले, पाइनियर स्पीसीज जो जल में आएंगे, जैसे कि लघु पादप प्लवक, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। तो पादप प्लवक यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद जड़ वाले निमग्न पादप आएंगे, तो जड़ वाले पादप आएंगे, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। तो जड़ वाले पादप यहाँ पे देखेंगे कि जड़ है, पानी में ही है, लेकिन जड़ वाले पादप हैं। फिर जड़ वाले पादप के बाद आप देखिएगा तो नरकुल अनूप चरण दिखाया गया है यहाँ पर। तो जड़ वाले पादप के बाद जो है मुक्त प्लावी पादप आएंगे, तो मुक्त प्लावी पादप आएंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे। फिर उसके बाद दलदली नरकुल आएगा, रेड स्वैम्प आएगा, फिर दलदली घास आएगी, फिर झाड़ी वगैरह आएंगे, फिर वृक्ष आएंगे। फिर उसके बाद जो है इस प्रकार से वन की स्थापना हो जाएगी। फिर जल में द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें, जल में द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें तो जल में द्वितीयक अनुक्रमण में प्रजाति का जो आक्रमण होता है मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता के हिसाब से होता है, पर्यावरण जैसा भी रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो द्वितीयक अनुक्रमण जैसे हमने स्थल पे पढ़ा था, तो वैसे जल में भी हो सकता है, जहाँ पे पहले से स्टेब्लिश रहा हो लेकिन किसी कारणवश वो रह गया। तो यहाँ पर पहले से मृदा विद्यमान होगी, यहाँ अनुक्रमण दर तेजी से होगा, चरमावस्था तेजी से प्राप्त होगी जैसे स्थल पर होता है। प्राथमिक अनुक्रमण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो चरमावस्था तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगती है। और सभी अनुक्रमण जल या भूमि, ध्यान रखिएगा, सभी जो अनुक्रमण होते हैं जल या भूमि में एक ही प्रकार के चरम समुदाय मीजिक समोद्भिद की ओर अग्रसित होते हैं। समोद्भिद ऐसा होता है जहाँ पर जो है जल से लेकर हर एक चीज़ की जो मात्रा होती है इनफ होती, सफिशियंट होती, जिससे काम चल जाए। तो जो सभी प्रकार के अनुक्रमण होते हैं वो जल या भूमि दोनों पर वो एक प्रकार से चरम समुदाय की ओर जाते हैं, और चरम समुदाय समोद्भिद हम उसको कहते हैं। तो जो भी चरम समुदाय अंत में वन के रूप में डेवलप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, समोद्भिद बोलेंगे। तो ये आपका आज का जो कॉन्सेप्ट था खत्म हुआ। और क्लास 12th NCERT से, बायोलॉजी से ये सारे कॉन्सेप्ट से हो सकता है कुछ लोगों को, अभ्यर्थियों को थोड़ा सा टफ भी लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी हम प्रश्नों के माध्यम से जब आपको करा देंगे तो आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी का आपका काम है कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे अभी, तो आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।